तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल के एक क्लासेस में। तो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं आगामी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज है हमारा प्रैक्टिस सेट पार्ट 1। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना स्कोर भी बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। अगर बात की जाए महाप्राण की, तो महाप्राण वो होते हैं जो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होते हैं, तथा साथ साथ जो ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे श श श और उसके साथ साथ जो विसर्ग होते हैं। तो महाप्राण में जो ध्वनियाँ हैं वो हैं 15 और अल्प प्राण में जो ध्वनियाँ हैं वो हैं 31। ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो अभी मैंने बताया कि महाप्राण में किसी भी वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उन्मूलन का विलोम है। तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, कई बार पेपर में उन्मीलन भी पूछा जाता है। तो उन्मीलन और उन्मूलन दोनों अलग अलग हैं। उन्मीलन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निमीलन, और जो उन्मूलन होगा उसका विलोम शब्द होगा रोपण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे। तो इस वाक्य में लगा है बीच में योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह कब लगता है, जब कोई विपरीत शब्द हो, या कोई सहचर शब्द हो, या कोई सामासिक शब्द हो, जैसे भाई बहन, तो उनमें लगता है योजक चिन्ह। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे। तो इस वाक्य में भी पहले अल्प विराम लगा हुआ है। अल्प विराम कब लगता है, जब किसी वाक्य को हम पढ़ने में या बोलने में थोड़ा ठहराव आता है, तो वहाँ पर अल्प विराम का यूज़ किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, तो बीच में योजक चिन्ह भी लग रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद बात करें कि तीसरा ऑप्शन पूछा जा रहा है, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे। तो पिता ने पुत्र से कहा, बीच में ठहराव है, तो अल्प विराम का चिन्ह आ रहा है। उसके बाद जो चिन्ह है वो है उद्धरण का चिन्ह। तो उद्धरण का चिन्ह कब लगता है, जब हम किसी बात को बता रहे हो या किसी बात को हमने एज इट इज़ रखी हो। ठीक है, उस टाइम उद्धरण का चिन्ह लगाया जाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिता ने पुत्र से कहा, बीच में ठहराव के लिए अल्प विराम है। उसके बाद लिखा हुआ है कि पिता ने पुत्र से क्या कहा, देर हो रही है, कब आओगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कैंची किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, जो कैंची भाषा है वो शब्द है तुर्की का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तुर्की के जो और भी शब्द हैं वो है कालीन, कुली, कैंची, चमचा, चेचक आदि जो शब्द हैं वो तुर्की भाषा से हैं। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं ऑफिस, फिल्म, रेल, तो ये आदि शब्द क्या हैं, इंग्लिश भाषा से हैं। उसके बाद अगर बात करें पुर्तगाली की, तो पुर्तगाली में आता है आल्पीन, अलमारी, फीता, तंबाकू, ये सब आते हैं पुर्तगाली में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला पूछा जा रहा है कि जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी अविकारी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और जिससे कि उस शब्द में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि जलना में प्रत्यय क्या है। तो जलना में जो प्रत्यय है वो होगा अना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बना है, मूल शब्द जल था, उसके पीछे प्रत्यय लगा दिया अना, तो ये बन गया जलना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। पहला है, प्रातः काल होने पर चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। दूसरा है, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। तीसरा है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। और चौथा है, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो भाई मिश्र वाक्य पूछा जा रहा है। मिश्र वाक्य क्या होता है, वाक्य के जो रचना की दृष्टि जो भेद होते हैं वो होता है, एक होता है साधारण वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य।
ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य वो होता है कि साधारण वाक्य होगा, उसी पे अतिरिक्त उसके ही अधीन कोई दूसरा वाक्य हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यह चीज़ मेरी है या यह पुस्तक मेरी है, तो जो पीछे वाला वाक्य क्या है वह आगे वाले वाक्य पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो वही हमको यहाँ पे बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। तो जो इसका ऑप्शन सी है, कहा जा रहा है जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। तो जो इसमें मुख्य उपवाक्य हो गया वो हो गया जो विद्यार्थी परिश्रमी है, और जो आश्रित वाक्य हो गया वो हो गया वह अवश्य सफल होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेड़ से कई आम गिरे, वाक्य में कौन सा कारक है। तो पेड़ से कई आम गिरे, तो इसमें क्या भाव आ रहा है, अलगाव का भाव आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अपादान कारक क्या है, जिसमें कि अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि पेड़ से कई आम गिरे, तो आम क्या हो रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है। तो चारपाई पूछा जा रहा है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो इसमें जो कारक हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वाक्य में पंडित जी अक्षर में कौन सी संज्ञा है। इसमें जो संज्ञा हो जाएगी वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो पंडित जी हैं वो इसमें एक स्पेशल पर्सनालिटी के लिए संबोधित किया जा रहा है। जैसे कि पंडित जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जा रहा है। अगर किसी वाक्य में किसी एक स्पेशल पर्सन के लिए हम अगर वाक्य किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो सब किस में आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है समर्पण नामक कहानी है, तो समर्पण नामक जो कहानी लिखी है वो लिखी है शैलेश मटियानी जी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगर बात करें समर्पण काव्य संग्रह किनका है, तो समर्पण जो काव्य संग्रह है वो है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें कहानी पूछा गया है कि समर्पण नामक कहानी किसकी है, तो ये है शैलेश मटियानी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कबीर की भाषा को किसने सदुक्कड़ी कहा। तो कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा था रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष हुई। तो प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 1997 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है स्त्री स्त्रीत्व में क्रमशः कौन सी संज्ञा है। तो जो स्त्री है वो बताती है जातिवाचक संज्ञा को, और स्त्रीत्व बताता है भाववाचक संज्ञा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। तो राम रोटी नहीं खाता है, इसका जो कर्मवाच्य रूप हो जाएगा वो हो जाएगा राम से रोटी नहीं खाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विकलांग श्रद्धा दौर किसकी कीर्ति है, जिसे 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो भाई जो विकलांग श्रद्धा दौर है वो कीर्ति है हरिशंकर प्रसाई जी की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और इस कीर्ति के लिए उन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का एक संग्रह करके बनाया गया है, ताकि यह आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सके। ठीक है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं। तो ये दोस्तों जनजाति से बनने वाले प्रश्न भी जरूर आते हैं पेपर में।
हमारे द्वारा जनजाति पर भी वीडियो बनाई गई है। अगर आपको जनजाति के बारे में और डीपली पढ़ना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे पूछा जा रहा है तुबेरा, बाजी और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो ये लोकगीत हैं भोटिया जनजाति के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा पर्वतारोहण संस्करणों पर लिखी चर्चित पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला है महाभारत काल में इसे कुलीन राजा सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर कहा गया है। अगला है इसे भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा बसा नगर कहा जाता है। अगला है वर्तमान में यह उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर है। और अगला है वर्तमान नगर का प्लान E.K. पॉ ने तैयार किया था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी अगर मुख्य रूप से बात करें तो धारी देवी मंदिर, कमलेश्वर मंदिर और शंकर मठ ये आदि कहाँ है? श्रीनगर में ही स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी जून 2002 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो फिल्म विकास परिषद की स्थापना हुई थी उत्तराखंड में 2016 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल में सरोला व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो सरोला व्यवस्था का जनक कहा जाता है अजयपाल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई पहला ऑप्शन है उत्तराखंड में आने वाली पहली जो जाति थी वो कोल थी। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोलों को मुंड या सबर कहा गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कोलों में नाग एवं लिंग पूजा का प्रावधान है। ये भी सही है। अगला है कुमार कुमारी प्रथा कोलों में भी प्रचलित है। तो ये भी सही है। अगला है शिव प्रसाद डबराल ने कोलों को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति माना है। तो ये भी सही है। अगला है नेपाल में कोलीय गणतंत्र स्थापित था। तो ये भी सही है। तो इसके सारे ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 4 अप्रैल 2016 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी जनवरी 2005 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालयी क्षेत्र में किसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भाई सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो होती है बाह्य हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भाई अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तराखंड का पामीर कहा जाने वाला स्थान दूधातोली श्रृंखला के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट के माध्यम से सत्य कथनों का चुनें। पहला है यह लघु हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी तथा अल्मोड़ा जिले के मध्य फैला है। तो ये बिल्कुल सही है। जो दूधातोली श्रृंखला है वो लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और यह फैली है अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी जिलों में। ठीक है, अगला है यहाँ का महत्व 5 नदियों का उद्गम वन औषधि आदि के कारण अधिक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये स्थान क्या है? 5 नदियों का उद्गम स्थान है। और 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? 5 नदियाँ हैं पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, बूनो, पश्चिमी एवं पूर्वी नयार। ठीक है, तो ये 5 नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? दूधातोली श्रृंखला से निकलती हैं। अगला पूछा जा रहा है राजधानी नैनीताल इसी क्षेत्र में स्थित है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि ये स्थित है चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा के बीच में। अगला है मार्च के अंतिम सप्ताह तक बर्फ पिघलने के बाद यह क्षेत्र हरा भरा हो जाता है। हिमालय के गद्दी एवं गुजर यहाँ पशु चराने आते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में भूकंप से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन को चुनें। पहला है उत्तराखंड राज्य में 4 और 5 2 भूकंप जोन हैं। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य में 2 जोन बनाए गए हैं, एक है जोन 4 और एक है जोन 5। ठीक है,
अगला है प्लेटों की गतिशीलता तथा भ्रंशों की उपस्थिति दो प्रमुख भूकंप के कारण है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है भूवैज्ञानिक के अनुसार भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष ये था 1.5 सेंटीमीटर उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है शिवालिक तथा मध्य हिमालय के मध्य मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा उपस्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। जो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो रेखा है उसे कहते हैं मेन बाउंड्री फ्लॉट MBF रेखा, ठीक है। बात करें इसमें शिवालिक की, तो शिवालिक में आते हैं उत्तराखंड के 7 जिले और मध्य हिमालय में आते हैं 9 जिले। अगर इनके बीच रेखा की बात करें तो मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच की जो रेखाएं हैं वो कहलाती हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश, और जिसमें कि महान हिमालय में आते हैं 6 जिले। अगला जो है ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में, तो उनके बीच में जो लाइन आती है उसे बोलते हैं इंडो सांगपो सचरजो या हिंज लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात है, तो राज्य का जो औसत लिंगानुपात था वो था 963, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो उत्तराखंड का जो देश में स्थान है वो है 17वां स्थान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता की बात करें तो वो है 87.40%, और महिला साक्षरता की बात करें वो है 70%, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2013 से शुरू राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया, तो भाई जो राज्य खेल पुरस्कार है वो 2013 से शुरू हुए हैं, और इसमें उत्तराखंड की जगह जो देवभूमि शब्द जोड़ा गया है वो जोड़ा गया था 2015 में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 की थीम क्या है, तो इसकी जो थीम है वो थी एक चंद्रमा एक दृष्टि और एक भविष्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई 2025 को। अगला क्वेश्चन है WEF के 2025 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 120 देशों में से भारत का स्थान क्या है, तो भाई भारत का स्थान था 71वां, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है क्रिस्टी कोवेंट्री को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये रहने वाली हैं जिम्बाब्वे की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेज़बान देश कौन है, तो छठा जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वो किया गया था थाईलैंड में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करें अगर बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका में, ठीक है। और जो इसका 7वां होस्ट होगा वो होगा बांग्लादेश। और अगर इसके थीम की बात करें, अगर एग्ज़ाम में थीम पूछा जाएगा तो इसकी थीम थी बिम्स्टेक समृद्ध और खुला, ठीक है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला पूछा जा रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को घाना का सर्वोच्च पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। घाना की राजधानी कहाँ है, तो भाई जो घाना की राजधानी है वो है अकरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर घाना की मुद्रा पूछी जाए तो मुद्रा है उसकी घनाई शेडी, ठीक है। तो घाना की राजधानी हो गई अकरा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाल ही में किसे केदार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो भाई केदार पुरस्कार जो है वो सम्मानित किया गया है कल्याण सिंह रावत जी को भी, वीरेंद्र दत्त को भी, और मनोज तिवारी जी को भी, और सत्येंद्र भंडारी जी को भी, ठीक है। तो 4 लोगों को सम्मानित किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा जा रहा है लोक रत्न हिमालय सम्मान से हाल ही में किस जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया था, तो भाई ये सम्मानित किया गया था समीन बंसल जी को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अनुसार 14 साल उम्र का बच्चा किसी कारखाना या खान या किसी अन्य परिनियोजन हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा,
तो भाई जो अनुच्छेद 24 है हमारा, उसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाना या अन्य किसी जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 25 और 26 की, तो ये धर्म के आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। और वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 27 की, तो उसमें बताया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण को व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या किया गया, पंचायती राज को क्या मिला, संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, और इसी के तहत क्या जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद है अनुच्छेद 243D के तहत पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है पंचायती अधिनियम संशोधन के समय मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी थे। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 23 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि भाई 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू किया गया था। ठीक है, और इसी के तहत क्या मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला पूछा जा रहा है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाई भारत का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है वो कहा जाता है भाग 3 को। ठीक है, जिसमें कि मौलिक अधिकार के प्रावधान है। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो भाई इनमें से जो सबसे भारी धातु है वो है यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत कौन सी है जहां ओजोन पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो समताप मंडल है वहां पाई जाती है ओजोन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? तो भाई ये स्थित है लक्षद्वीप में, और इस अभ्यारण्य को पिट्टी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी पे बनने वाले अगर और प्रश्न की बात करें तो लक्षद्वीप में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लक्षद्वीप में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लक्षद्वीप में प्रवाल मिट्टी पाई जाती है, और सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड 1982 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक शीर्ष वित्त स्थान है। नाबार्ड में आर का अर्थ क्या है? तो भाई पहले नोट कर लो कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी। और नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें जो आर का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा रूरल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत सरकार द्वारा 1982 में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है कि राज्य में अंगदीरों या अंधखीरों शब्द प्रयोग किया जाता है। तो वही जैसे कि आपको पता है कि आजकल प्रश्न में कुमाऊं और गढ़वाली शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वही पूछ रहा है कि अंगदीरों या अंधखीरों का शब्द प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है चूल्हे के ऊपर का स्थान जिनमें लकड़ियां सूखने के लिए रखी जाती हैं। तो भाई इसी के लिए क्या किया जाता है, अंगदीरों या अंधखीरों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कि बेल को सहारा देने के काम आने वाली लकड़ी। तो भाई बेल को सहारा देने के लिए जो लकड़ी काम आती है उसे कहा जाता है थांकरो। ठीक है, और अगला है हल्का हत्ता। तो हल्का हत्ता कहा जाता है अणु। और अगला है लकड़ी की बनी कील। तो लकड़ी की बनी कील को कहा जाता है किलड़ी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अगला पूछा जा रहा है कि बैच फाइलों का एक्सटेंशन है, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो है बैट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला पूछा जा रहा है एमएस वर्ड में कमांड कंट्रोल प्लस एस द्वारा
किया जाता है? तो ये किया जाता है फाइल को सेव के लिए, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला पूछा जा रहा है HTML फाइलों की कोडिंग लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है नोटपैड में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है Ctrl+F को, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है आज का अंतिम प्रश्न है HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों अपना टोटल स्कोर कमेंट में लिखना ना भूलें, और आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।